नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन एक नई तकनीक के साथ में वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत का आपने पार्ट स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ग्रामर पोर्शन है, वो बहुत मायने रखता है। पहले अपन इसी ग्रामर पोर्शन को लगभग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर जो है वही आपका चैप्टर तैयार करवाएगी। जैसे अभी अपन ने लास्ट आपके पास में लगभग 5 या 6 वीडियो आए संधि के। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि जैसे ही आप संधि पढ़ रहे हो, संधि आपकी तैयार हो गई, उसके बाद अगर आपने चैप्टर स्टार्ट किए तो चैप्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई बड़ा वर्ड है, क्योंकि देखिए इसमें आपके 13 जो मार्क्स हैं, 13 मार्क्स 13 नंबर वो हिंदी ट्रांसलेशन पर निर्भर करते हैं। क्योंकि देखिए 5 नंबर का एक गद्यांश आएगा, 5 नंबर का एक पद्यांश आएगा और 3 नंबर की एक संस्कृति व्याख्या आएगी, है ना। तो उसको समझने के लिए अपने को क्या चाहिए? व्याकरण। व्याकरण तैयार होगी तो आपका जब चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर के अंदर जैसे ही कोई बड़ा वर्ड आया, बड़ा वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। वही आपको अगर संधि आती है तो उस बड़े वर्ड के जैसे ही संधि विच्छेद किए, संधि विच्छेद करते ही आपको इजीली उस एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। तो व्याकरण आपकी तैयार होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अपन ने जो टारगेट रखा है 100 आउट ऑफ 100 वाला, उसको अचीव करने के लिए आपका व्याकरण पोर्शन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। व्याकरण पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो चैप्टर इजीली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर में ज्यादा माथापच्ची नहीं है। तो आज अपन, मेरे हिसाब से मैंने जो एक फर्स्ट टॉपिक करवाया जो कि सबसे मुश्किल माना जाता है विद्यार्थियों के लिए, संधि, क्योंकि उसमें छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपके मार्क्स कटवा देती है ना। तो अब क्या करेंगे, अपन ने संधि कर ली, एक और नया टॉपिक आज इस वीडियो में स्टार्ट करें, वाच्य परिवर्तन। देखिए संधि आपने 6 में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, उसके छोटे छोटे पार्ट 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। परंतु आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन एकदम नया टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि वो सीधा 10th में ही आता है, सीधा 10th में ही आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं अपन वाच्य परिवर्तन। देखिए वाच्य, जैसे इंग्लिश में आप पैसिव वॉइस करते हो, हिंदी के अंदर वाच्य और संस्कृत में भी वाच्य कहलाते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, साधारण भाषा हुई, राम ने पत्र लिखा, कर्तृवाच्य हो गया। और जैसे इसको अपन चेंज करेंगे कर्मवाची के अंदर, तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये हो गया कर्मवाच्य। तो वही पैसिव वॉइस संस्कृत के अंदर वाच्य परिवर्तन कहलाती है। लैंग्वेज तीनों के अंदर व्याकरण सेम है, बस उनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों वाच्य परिवर्तन। देखिए वाच्य परिवर्तन के अंदर पहली चीज एकदम ध्यान से देखना, पहली बार आप पढ़ रहे हो, परंतु वीडियो को अगर अच्छे से देखते हो तो आपको 1% ये नहीं लगेगा कि हम पहली बार वाच्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य, पहली चीज वाच्य है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वाच्य के अंदर पहला जो वाच्य आता है वो है आपके कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, अब देखिए क्या होता है कर्तृवाच्य के अंदर। कर्तृवाच्य में क्या होगा, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें कर्ता, क्रिया, ये दोनों सारी जो चीज है वो कर्ता के अनुसार लगेगी। दूसरा जो अपना वाच्य आता है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा अपना वाच्य आएगा
कर्मवाच्य। दूसरा जो वाच्य है वो है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपके कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता होगी। इसमें क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगेगी। फिर तीसरा जो आपके वाच्य आता है वो है भाववाच्य। भाववाच्य, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता होती है। अब मेनली जो आपको समझने हैं प्यारे विद्यार्थियों वो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। भाववाच्य के अंदर मात्र एक ही प्रश्न आता है, वो मैं आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तब समझा दूंगा। तो मेनली जो आपको चीज समझनी है वो क्या समझनी है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब पेपर के अंदर इसमें कुछ नहीं दे रखा होता कि कर्तृवाच्य का सेंटेंस है या कर्मवाच्य का सेंटेंस है। आपको खुद पहचानना है। अगर कर्तृवाच्य का सेंटेंस होगा तो उसको कर्मवाच्य में बदलना है और कर्मवाच्य का सेंटेंस होगा तो उसको कर्तृवाच्य में बदलना। अब कैसे पता चलेगा? अब आप सोचोगे कि सब दे ही नहीं रखा तो अपने को पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा इनकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपको किताबी रटनी नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या है, तीन चीजें आपको चेंज करनी होगी। तीन चीजें कौन कौन सी है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। एकदम इजी वे में समझाऊंगा। किताबी या पासबुक की रटा रटाया ज्ञान नहीं पढ़ना है। जैसे यहां बोर्ड से निकल के यहां सेट हो जाए, बिल्कुल उसी वे में आपको मैं ये चीजें समझाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसमें तीन चीजें आपको चेंज करनी है, कर्ता, कर्म और क्रिया, और पूरा सेंटेंस आपका एकदम सही होगा। एक एक चीज आपने सही चेंज की है तभी आपको एक नंबर मिलेगा। इसमें 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर के लिए आपको तीनों चीजें एकदम सही चेंज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाच्य, डेफिनेशन समझा रहा हूं। पहला वाच्य है अपना कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसकी डेफिनेशन, किताबी रटा रटाया ज्ञान नहीं पढ़ना है, एकदम शॉर्ट में इसके डेफिनेशन समझा रहा हूं। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। और क्रिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्ता की प्रधानता होती है तो क्रिया लगेगी इसमें कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार लगेगी। अब कर्ता के अनुसार कैसे? यदि कर्ता एक वचन का हुआ तो क्रिया एक वचन की, यदि कर्ता द्विवचन का हुआ तो क्रिया भी द्विवचन की, और यदि कर्ता बहुवचन का हुआ तो क्रिया भी बहुवचन की। मेनली इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों प्रथमा एक वचन और बहुवचन दो ही वचन काम आते हैं। द्विवचन के बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। ये होगी आपकी कर्तृवाच्य की डेफिनेशन। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। अब जब अपन कर्मवाच्य की बात करें तो देखिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। और अब अपन क्रिया की बात करें तो क्रिया लगेगी
कर्म की प्रधानता तो कर्म के अनुसार लगेगी, ठीक है ना। अब इसको मैं एकदम इजी वे में समझा रहा हूं, परिभाषाओं से ही ये सारा एकदम क्लियर हो जाएगा, ढंग से समझिएगा। जब अपन ये प्रश्न, ये टॉपिक धातु रूप पर निर्भर करता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वाच्य परिवर्तन 9th के अंदर आपने धातु रूप पढ़े होंगे। धातु रूप के 5 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, है ना। जो आप टेंस पढ़ते हो वो संस्कृत के अंदर काल कहलाते हैं। तो ये जो वाच्य परिवर्तन है, वाच्य परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ लट लकार में आपके सिलेबस के अंदर है, 10th के सिलेबस के अंदर लट लकार में है। लट लकार का मीन्स आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है? लट लकार का मीन्स होता है वर्तमान काल। तो वाच्य परिवर्तन सिर्फ अपना 10th के अनुसार करें तो सिर्फ किसमें है? वर्तमान काल के अंदर है। अब आपको पता है कि धातु रूप के अंदर कितने पुरुष होते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। अब अगर बात करें कि क्रिया किसके अनुसार लगेगी, तो देखिए, यदि प्रथम पुरुष हो, कर्ता प्रथम पुरुष का होगा तो मूल धातु के साथ में एक वचन में यते, द्विवचन में येते और बहुवचन में यंते जुड़ जाएगा। क्या होगा? यदि कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ में, प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ में मूल धातु के साथ में एक वचन में यते जुड़ जाएगा, द्विवचन में येते और बहुवचन में यंते जुड़ जाएगा। यदि कर्ता मध्यम या उत्तम पुरुष का है, यदि कर्ता मध्यम या उत्तम पुरुष का है तो मूल धातु के साथ में एक वचन में यते, द्विवचन में येते और बहुवचन में वापस यते जुड़ जाएगा। बहुवचन में वापस यते जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट वाच्य की, तो नेक्स्ट जो वाच्य है अपना वो है भाववाच्य, जो कि ज्यादा अपने लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। भाववाच्य की आप सेम स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। इसके भी कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया है, इसी तरीके से लगेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। यहां पर आपका ये समझ लीजिए एक बेस तैयार हो जाता है। वाच्य का जो बेस है वो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसके आधार पर तैयार हो जाता है। देखिए, 3 वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब मैंने आपको बताया इसमें 3 चीजें चेंज करनी है। 3 चीजें कौन कौन सी? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, तीनों चीजें आपकी एकदम सही चेंज होनी चाहिए। अब क्या करना है? देखिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। यानी कि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। उलझ तो नहीं रहे? उलझना नहीं है, ठीक है ना। अब जब अपन कर्तृवाच्य के सेंटेंस को कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्तृवाच्य के सेंटेंस को जब अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीया में चेंज हो जाएगी। कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीया में चेंज हो जाएगी, कर्म की द्वितीय विभक्ति प्रथमा में चेंज हो जाएगी और क्रिया वापस कर्ता के अनुसार लगेगी। ये आपका एक बेस तैयार हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको परिभाषाएं रटनी नहीं है, क्योंकि व्याकरण जितना आप ट्रिकी समझोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। रटने से
किसी भी चीज की व्याकरण कभी भी तैयार नहीं हो सकती, चाहे तीनों लैंग्वेज में से कोई सा भी लैंग्वेज उठा लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके आगे का डेफिनेशन वगैरह तैयार करवाता हूं। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए क्या है, अब कुछ रूल्स बता रहा हूं। इसमें आपको रूल्स कुछ बता रहा हूं। पहला रूल्स ये है कि कर्ता और क्रिया दोनों में समान पुरुष और वचन होने चाहिए। कर्ता और क्रिया दोनों में समान पुरुष और वचन होने चाहिए। जो कर्ता का वचन है वही क्रिया का वचन होना चाहिए। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल ये कहता है कि अब देखिए, अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम और वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। अहम, आवाम और वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। फिर सेकंड रूल अपना ये थर्ड रूल ये कहता है कि त्वम, युवाम और यूयम, इसमें मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। त्वम, युवाम और यूयम, इसमें मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और रूल्स नंबर 4th एंड लास्ट रूल्स अपना है कि देखिए, अहम, आवाम, वयम में उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष। बाकी कुछ भी आ जाए, चाहे कोई नाम आ जाए, चाहे शह, शा, त्व, ते, कुछ भी आ जाए, उन सब के अंदर बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। रूल्स नंबर फर्स्ट कि कर्ता जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। रूल नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स ये है, अहम, आवाम और वयम, इसमें आपके उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। त्वम, युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। और इन दो के अलावा चाहे कुछ नाम आ जाए या सह, शा, कुछ भी आ जाए, सब में प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके रूल्स हो गए। अब आप क्या सोचोगे कि सर इतने शब्द रूप होते हैं, किसका अपन प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में याद रखेंगे? वास्तव में संस्कृत का जो व्याकरण है वो अथाह सागर है, उसको अपन पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। मुश्किल से आपको मैं 10 से 12 कर्ता लिखा रहा हूं। पूरा जो पोर्शन है वाच्य परिवर्तन का, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। चाहे आप 10th पढ़ रहे हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आपका जो प्रश्न वाला आना है, प्रश्न जो आने, जितने मैं कर्ता लिखा रहा हूं उन्हीं में से आपके ये आने हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये चीज ध्यान से नोट कीजिएगा। एक तरफ आप लिख लीजिए प्रथमा विभक्ति और एक तरफ लिख लीजिए तृतीया विभक्ति।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज आप याद कर लेते हो तो वाच्य के अंदर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, पहली जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाई, आपके मन में यह सवाल जरूर कोने लग गया होगा कि सर प्रथमा से तृतीया में चेंज करना है। अब इतने शब्द रूप होते हैं, किस किस के इतने शब्द रूप याद रखेंगे? तो आपको कोई शब्द रूप याद नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको कर्ता लिखा रहा हूं बस वो याद कर लेना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कर्ता आता है अपना, वो आता है अहम। अहम प्रथमा विभक्ति होगी, अहम की तृतीय विभक्ति होगी मया। अहम प्रथमा विभक्ति, अहम की तृतीय विभक्ति होगी मया। फिर आवाम सेकंड आता है आपके आवाम। आवाम की तृतीय विभक्ति हो गई आवाभ्याम। आवाम की तृतीय विभक्ति हो गई आवाभ्याम। फिर अपना तीसरा कर्ता आता है वयम। ध्यान से सुनते जाना, दिमाग में बिठाते जाना, क्योंकि वाच्य जो है वो इसी चीज पर निर्भर करता है। वयम, वयम की तृतीय विभक्ति होती है अस्माभि। वयम की तृतीय विभक्ति होती है अस्माभि। फिर नेक्स्ट कर्ता आता है आपका त्वम। त्वम का तृतीय विभक्ति होती है आपके, त्वम की तृतीय विभक्ति होती है तव्या। त्वम की तृतीय विभक्ति होगी तव्या। फिर आता है आपके युवाम। युवाम की तृतीय विभक्ति होती है युवाभ्याम। युवाम की तृतीय विभक्ति होती है युवाभ्याम। फिर आपके नेक्स्ट कर्ता आता है यूयम। यूयम की तृतीय विभक्ति होती है युष्माभिः। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर आपने ये याद कर लिया तो वाच्य में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट आगे आते हैं तो फिर अपन हेडिंग डाल लेते हैं प्रथमा और तृतीय। ठीक है ना, ये आपके इतने हो गए। अब आगे देखिए, सह, सह की तृतीय विभक्ति होती है तेन। त्वौ, इसकी तृतीय विभक्ति होती है ताभ्याम। जो जो आपके पेपर में आने वाले वही बताऊंगा। ते, इसकी तृतीय विभक्ति होती है तही। फिर शा, इसकी तृतीय विभक्ति होती है तया। ताहा, इसकी तृतीय विभक्ति होती है ताबिही। इसकी तृतीय विभक्ति होती है ताबिही। तो मुख्य रूप से आपके जो है वो कर्ता इतने हो गए। अब मान लीजिए किसी का नाम आ जाए, उसको कैसे प्रथमा से तृतीया में चेंज करना है वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके लिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो तो इसको एकदम गहराई से समझोगे, तभी आप 10th के बोर्ड एग्जाम में आप इसको सही कर पाओगे। 4 नंबर के इसमें प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि ये समझ लीजिए, अभी तक अपने इस वीडियो को देखा है, एक भी एग्जाम्पल नहीं कराया, मैं इसका बेस्ट तैयार करवा रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें कोई नाम आ जाए, उसको कैसे चेंज करना है प्रथमा से तृतीया के अंदर, वो बता रहा हूं। अब देखिए, प्रथमा में जैसे कोई पुल्लिंग नाम आ जाए, राम, श्याम, महेश, कमल, तो इस तरह से कोई पुल्लिंग नाम आ जाए, उसको प्रथमा से तृतीया में कैसे चेंज करना है, इसकी भी मैं एकदम साधारण ट्रिक समझा रहा हूं। क्या करना है आपको, अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा
अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा और फिर लास्ट में अंत में न या ण जोड़ देना है। क्या होगा, अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा लगानी है और लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, न या ण लगाना है। अब जैसे देखिए राम शब्द आ गया, इसमें 3 विभक्तियां अपने काम आनी है प्यारे विद्यार्थियों, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय। तीनों की एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरह से इनको बताना है। यदि किसी शब्द को अपने को प्रथमा विभक्ति का बनाना है, उसके पीछे विसर्ग लगा दो, विसर्ग लगाते ही वो प्रथमा विभक्ति का बन जाएगा। यदि किसी शब्द को द्वितीय विभक्ति का बनाना है तो अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अंत में हलंत म लगा दो। अंतिम वर्ण के ऊपर देखिए एकदम इजी ट्रिक है, मतलब ये समझ लीजिए एकदम इसका जो निचोड़ है वो बाहर आ रहा है। प्रथमा विभक्ति का बनाना है तो क्या करेंगे, किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगा देंगे, और किसी शब्द को अपने को द्वितीय विभक्ति का बनाना है तो अंतिम वर्ण के ऊपर या तो अनुस्वार लगा दो या अंत में हलंत म लगा दो, वो द्वितीय विभक्ति का बन जाएगा। क्योंकि ये विभक्तियां भी हर एग्जाम्पल में ये चीज रिपीट होती रहेगी। और अब अपनी बात आती है पुल्लिंग शब्द को प्रथमा से तृतीया में कैसे चेंज करना है। जैसे राम शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, अब इसको तृतीया में कैसे चेंज करना है। क्या लिखा है मैंने, अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा, तो अंतिम वर्ण क्या है इसका, म, तो म के ऊपर एक की मात्रा लगा दी। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि किस में न लगेगा और किस में न। ये जैसे ही आप उच्चारण करोगे आपको इजीली पता चल जाएगा। अब आप 10th के स्टूडेंट हो, इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर है कि कोई शब्द लिखते ही या उच्चारित करते ही सही और गलत का पता चल जाता है। तो देखिए इसमें आ जाएगा ण, वर्ड बन गया रामेण। प्रथमा विभक्ति रामः, इसका जस्ट तृतीय विभक्ति बना दी। देखिए क्या करा, अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा लगाई और पीछे ण लगा दिया। अब जैसे मान लीजिए महेश शब्द है, अब इसको अपने को तृतीय का बनाना है तो क्या करेंगे, अंतिम वर्ण श के ऊपर एक ही मात्रा आ गई, पीछे क्या क्या लगाना है, न, तो न महेशेन, ये तृतीय विभक्ति का बन गया, है ना एकदम इजी ट्रिक। अब बात आती है पुल्लिंग के बाद में स्त्रीलिंग नाम की, क्योंकि स्त्रीलिंग नाम भी आते हैं। अब स्त्रीलिंग नाम को प्रथमा से तृतीया में कैसे चेंज करना है वो बता रहा हूं। अब क्या होगा, जो अपने संस्कृत में जिस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं उस टाइप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि अंत में स्थित आ की मात्रा हटाकर, अंत में स्थित आ की मात्रा हटाकर या जोड़ देना है। क्या होगा, प्रथमा से तृतीया में चेंज करते समय क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, जो शब्द के अंत में आ की मात्रा होगी उसको हटाना है और उसके बाद में क्या जोड़ देना है, या जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए शब्द आ गया सीता। ये एक चीज और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति में मूल शब्द हिंदी का ही रूपांतरण होता है, उसमें कोई विसर्ग वगैरह नहीं लगता, ये प्रथमा विभक्ति है। अब इसको अपन तृतीया में कैसे चेंज करेंगे, क्या लिखा, अंत में स्थित आ की मात्रा हटानी है तो अपन आ की मात्रा हटा देते हैं, ये लो आ की मात्रा हटा दी। और क्या जोड़ना है, या जोड़ना है तो या जोड़ देते हैं, तो ये लीजिए या जोड़ दिया और ये बन गया आपका तृतीय विभक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे हिसाब से मैंने टोटली आपको कर्ता लिखाए हैं 12 या 13। अगर आप इतने याद कर लेते हो तो मेरी गारंटी एक भी प्रश्न है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप तैयार कर लो। देखिए इस आज जो मैंने बताया, देखिए इस वीडियो के अंदर अगर आपने शुरू से एंड तक देखा है
तो ये समझ लीजिए वाच्य परिवर्तन का आधार अपन ने तैयार कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हर एक साइट की स्क्रीनशॉट ली होगी, उसको आप तैयार करना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल आपको समझाऊं, उस एग्जाम्पल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। कोई डाउट हो जरूर पूछें, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में लगातार हमसे जुड़े रहें। हम सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके हर एक डाउट को दूर किया जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।